हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हम आपके साथ एक बहुत ही संदर्भगत रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या बैड बैंक क्या है और यह चर्चा में क्यों है। ये जो अभी इंटरव्यू भी हमारे PCS 2018 के शुरू होने वाले हैं, इसके दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम्स जो रिटेन होते हैं उनके भी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखें ये संदर्भ क्या है और चर्चा में क्यों है। जाहिर सी बात है। तो हुआ ये कि अभी IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ये जो है कि सिफारिश की है कि बैड बैंक का निर्माण किया जाए, बैड बैंक का गठन किया जाए। तो ऐसा क्यों किया, उसके पीछे परिप्रेक्ष्य यह रहा कि जो भारत में जो NPAs हैं यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, उसकी जो समस्या है बैंकों के साथ, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, गैर निष्पादनकारी जो परिसंपत्तियां हैं, उनके निपटान के लिए, उनके समाधान के लिए ये जो है कि पहल करने की बात की जा रही है। बात यह है कि वर्तमान में भारत के पास जो है कि 9.7 लाख करोड़ की जो है कि NPAs हैं। तो ये जो है कि बहुत बड़ी मात्रा में ये NPAs हैं जिनका निपटान किया जाना जो है कि अपेक्षित था और अपेक्षित है। तो इसके लिए एक पहल के रूप में बैड बैंक का विकल्प रखा गया है। और अब देखें तो यह समझ में आ रहा होगा कि बैड बैंक क्या है। बैड बैंक एक प्रकार से अवधारणा है, आर्थिक अवधारणा है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या से ग्रस्त बैंकों को समाधान प्रस्तुत करने के लिए गठित की जाती है। यह दो तरह से गठित हो सकती है, एक राज्य के आश्वासन से, एक बैंक और चाहे एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एक बैंक हो या कई बैंक ऐसे हों, वो मिल करके ऐसा जो है कि एक बैड बैंक का सृजन करें। नाम तो होगा बैड बैंक, लेकिन वह नाम क्यों उसे बैड बैंक दिया जा रहा है, उसके पीछे सीधा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। वह क्या, देखिए, बैड बैंक करता ये है कि यह बाई कर लेता है यानी खरीद लेता है। क्या खरीद लेता है? बैड लोन्स और इलिक्विड होल्डिंग्स, यानी जो हाई रिस्क असेट्स हैं बैंकों के या बैंक के, उन्हें, और उनके जो बैड लोन्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गए हैं, उनको यह बैड बैंक खरीद लेगा। यह बैड बैंक कुछ और नहीं करेगा, बल्कि केवल जो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या से जूझ रहे बैंक हैं, उनको सहारा देने के लिए उनके हाई रिस्क असेट्स को परचेज कर लेगा, बाई कर लेगा। अब क्या करेगा ऐसा करके? यह करेगा यह कि उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के निपटान हेतु तो एक एजेंट के रूप में काम करेगा यह बैंक, और कुछ नहीं करेगा। यह उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का निपटान करने के लिए एक एजेंट की भूमिका में काम करेगा। और इस बैंक को जो है कि अगर यह सरकारी आश्वासन में, राज्य के आश्वासन में सृजित बैंक है, जैसा कि भारत में विकल्प रखा गया है कि यह राज्य के आश्वासन में RBI के जो है कि संरक्षण में और RBI की जो नगदी है उससे जो है कि यह सृजित होगी, तो जाहिर सी बात है कि यह राज्य पर भार होगा। यह चर्चा में होने के पीछे भी एक बड़ा मुद्दा यह भी कि राज्य के आश्वासन से, RBI की नगदी से सृजित होगा, तो इस प्रकार से राज्य पर भार होगा। और जो बैंक हैं उनके जो NPAs हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, वो तमाम कॉर्पोरेट घरानों के पास गए हैं। तो उनके निपटान है तो यह जो है कि सृजित एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होगा। तो यह शुरुआत इसके संदर्भ की जो भारत में है वह 2018 में जुलाई है। जुलाई 2018 में एक समिति गठित की गई। वह सुनील मेहता के नेतृत्व में, और इसे स्ट्रेस्ड असेट्स यानी जो
दबाव में संपत्तियां हैं वे, यानी कुल मिला के हाई रिस्क एसेट्स जो हैं उनके निपटान हेतु प्रोजेक्ट सशक्त पहल की गई और सुनील मेहता के नेतृत्व में जो पैनल गठित किया गया उसे सशक्त पैनल भी इसी के कारण कहा गया, प्रोजेक्ट सशक्त नाम दिया गया और उस पैनल को सशक्त पैनल भी कहा गया। तो इनसे ये जो है कि अपेक्षा की गई कि ये समिति यह बताए कि जो हाई रिस्क एसेट्स हैं, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां हैं बैंकों की, उनका निपटान या समाधान कैसे हो। तो इन्होंने 5 बिंदु की अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें 5 समाधान बताए। उनमें 2 महत्वपूर्ण हैं, वो क्या, ARCs और AMCs का गठन करने की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, 2 तरह की कंपनियों के गठन की उसमें जो है कि सलाह दी गई कि या तो रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या तो मैनेजमेंट कंपनीज की जो है कि असेट्स रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण कंपनी का सृजन किया जाए या असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज का गठन किया जाए। तो ये जो है कि उसमें उन्होंने सलाह दी और इस समय कई ARCs देश में गतिमान हैं या विद्यमान हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षित रिजल्ट है वह प्राप्त नहीं हो पाया है। तो बैड बैंक भी एक प्रकार से इन्हीं संदर्भगत तरीके का एक कारपोरेट स्ट्रक्चर है जो सपोज किया गया है कि यह बनेगा। तो यह करता क्या है मूल रूप से कि बैंक का जो बैड असेट है उसको उसके गुड असेट से पृथक कर देता है, यानी जो परफॉर्मिंग असेट्स है और जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसको पृथक करता है ये बैड बैंक। और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के समाधान के लिए यह एजेंट के रूप में काम करता है। और ऐसा करने से फिर उन बैंक को लाभ क्या होगा, पहला लाभ तो ये कि उनका बिजनेस जो है कि वह सुधर जाएगा। दूसरा, उनकी जो रेटिंग है, जो तमाम एजेंसीज उनकी रेटिंग करती हैं बैंक की, उन रेटिंग्स में फिर सुधार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो बैड एसेट्स थे वो तो पृथक हो गए और वह बैड बैंक के पास चले गए हैं और बैड बैंक उनका जो है समाधान कर रहा है। और अब ये बिजनेस जो ये बैंक है, मूल बैंक जो है, जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन और ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओरिजिनल बैंक है, वह तो बिजनेस कर रहा है। तो इस प्रकार से जाहिर सी बात है इनकी रेटिंग जो है बढ़ जाएगी। तो ये जो है कि बैड बैंक का मूल कॉन्सेप्ट है और इस मूल कॉन्सेप्ट की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि देश में बैड लोन्स और या हाई रिस्क एसेट्स का इशू बहुत हाई हो गया है। तो ये संदर्भ है पूरा और निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा बैड बैंक का जो मूल धारणा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।